नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बताइए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में कौन सा देश शामिल हुआ है? यह यूएई शामिल हो गया। हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में कौन सा देश शामिल हो गया है? यूएई हो जाएगा। और यूएई की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा शहर रहा है? यह बंगलौर हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? बंगलौर हो जाएगा। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? बंगलौर रहेगा। और बताइएगा, एआई सूचकांक में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? यह बंगलौर ही हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? बंगलौर ही हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहां में किया है? यह लखनऊ में किया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया है? लखनऊ में हो जाएगा। और बताइएगा, लोकसभा चुनाव जो है उसका चुनाव जो राजनाथ सिंह के द्वारा जीता गया था वह किस शहर से जीता गया? कहां से जीता गया था? यह लखनऊ क्षेत्र से जीता गया था। कहां से जीता गया था? लखनऊ से जीता गया था। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2026 में WPI के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? यह चौथे संस्करण का आगाज हुआ है। बताइएगा, WPL के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी टीम थी? मुंबई इंडियंस हो जाएगी। और बताइए, सेकंड संस्करण की कौन सी विजेता टीम रही थी? RCB हो जाएगी। और थर्ड की फिर मुंबई हो जाएगी। और तीनों संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही थी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? AK बाल सुब्रमण्यम को किया गया। किसको किया गया? AK बाला सुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? क्या राजस्थान का हो जाएगा। और बताइएगा, सांगरी बीन को GI टैग मिला है, यह भी राजस्थान का ही हो जाएगा। नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है, किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। और सांगरी बीन को GI टैग मिला है, यह भी कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? मिष्टी योजना के लिए यह आंध्र प्रदेश में की गई है। कहां की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई है। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? डीप टेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, यह तमिलनाडु के द्वारा की गई है। हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? यह तमिलनाडु के द्वारा की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किस जगह को मिला? किस राज्य को मिला है? यह उत्तराखंड को हो जाएगा। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है हिस्ट्री के माध्यम से। बताइएगा, पहली बार जनगण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। बताइएगा, बिहार में हुए पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था वह कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। और बांकीपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? RN माधोलकर के द्वारा की जा रही थी। किन के द्वारा की जा रही थी? RN माधोलकर के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा, 1916 लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसमें किन किन दलों के मध्य समझौता हो गया था? नरम दल एवं गरम दल के मध्य समझौता हो गया था। और मुस्लिम लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी समझौता हो गया था। और इस अधिवेशन का विरोध किस महापुरुष के द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन का जो समझौता था वो स्वीकार कर लिया था।
बताइएगा कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी। नहीं, घोष हो जाएगा मास्टर साहब, उसको करेक्शन कर लीजिए। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे विभाजन के समय 1918 में जो भी दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? यह हसन इमाम के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? हसन इमाम के द्वारा की जा रही थी। और यह आयोजन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1918 का आयोजन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की जा रही थी। और गरम दल से एकमात्र यही व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। और गरम दल के 3 प्रमुख नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल हो जाएंगे, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष हो जाएंगे, बाल गंगाधर, विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अरविंदो घोष दूसरा हो जाएंगे, गरम दल में थे, लेकिन इन प्रमुख नाम जो था ना, इन्हीं लोगों को कहा था। लाल बाल पाल का लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन जो हुआ था यह किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस संविधान में परिवर्तन यह 1920 के विशेष अधिवेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? 1920 के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन हो जाएंगे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष के पद पे भी रहे थे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगी। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन की गई थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और यह कब अध्यक्षता की? 1925 कानपुर में की थी। कब की थी? 1925 कानपुर में की थी। बताइएगा और इसी अधिवेशन में एक और घटना हुई थी, जो दूसरी घटना क्या हो जाएगी? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1925 के अधिवेशन में यह हुआ, अधिवेशन में यह कहा समझौता हुआ था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया था? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन के द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एस श्रीनिवास आयंगर के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी? एस श्रीनिवास आयंगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। बताइएगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है वह किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित JL नेहरू के द्वारा की जा रही थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन 1937 हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन 1937। और इसकी अध्यक्षता कौन व्यक्ति कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जा रही थी फैजपुर अधिवेशन की। बताइएगा आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य JB कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जा रही थी। और इसमें अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इन्होंने किस व्यक्ति को हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। कांग्रेस का इतिहास जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया था। और बताइएगा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की जा रही थी। बताइएगा किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। बताइएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन, विशेष 3 अधिवेशन हुए थे 1920, 23 एवं 47 में। 1947 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जा रही थी। और बताइएगा 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जा रही थी। 20 में था लाला लाजपत राय। 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जा रही थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इनाम कमीशन जो था वह किस उद्देश्य से संबंधित था? इनाम आयोग या भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित हो जाएगा। इनाम आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित हो जाएगा। और इनाम आयोग कब आया था? 1852 में आया था। इनाम आयोग कब आया था? 1852 में आया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। बताइएगा हंटर आयोग जो है वह किस उद्देश्य से आया था? हंटर आयोग या शिक्षा का विकास से संबंधित हो जाएगा। हंटर आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? शिक्षा के विकास से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा अफीम आयोग किससे संबंधित था? अफीम सेवन को रोकने के से संबंधित हो जाएगा। अफीम आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? अफीम सेवन को रोकने से संबंधित हो जाएगा। और इस समय यह कब आया था अफीम आयोग? 1893 में आया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे 1893 में? लॉर्ड लेंसडाउन हो जाएंगे। और इन्हीं के कार्यकाल में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था 1890 में, जिसमें महिलाओं को कारखानों में 11 घंटे से ज्यादा कार्य करने की अनुमति नहीं थी। एक नियम बन गया था 11 घंटे कार्य करना है। बताइएगा दुर्भिक्ष आयोग जो था वह किसके लिए आया था? प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के विचार के लिए आया था दुर्भिक्ष आयोग। और इस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड एल्गिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड एल्गिन हो जाएंगे। बताइएगा देश रत्न या आजाद शत्रु की उपमा किस व्यक्ति को दी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। और यह उपमा किस व्यक्ति महापुरुष के द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। बताइएगा देश बंधु किस व्यक्ति का नाम था? चित्तरंजन दास का हो जाएगा। देश बंधु किस व्यक्ति का नाम था? चित्तरंजन दास का हो जाएगा। और बताइएगा चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 में हो गई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 23 जून 1757 को हुआ था। और ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वह कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। और इसमें कितने व्यक्तियों को कैद खाने में डाल दिया गया था? 146 व्यक्तियों को डाला था, जिसमें 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा शरद ऋतु को किस अन्य काल के नाम से भी जाना जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। शरद ऋतु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। और बताइए ऋतुएं कितनी होती है? 4 हो जाएंगी। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु हो जाएंगी। ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। बताइएगा भारत में मानसून की अवधि कितने दिनों की होती है? 100 से 120 दिन की होती है। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिन की होती है। और बताइएगा मानसून के काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात 1, 2 या कई सप्ताहों तक के गैप को क्या कहा जाता है? यानी नहीं होती है वर्षा तो मानसून विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून विक्षोभ। एक बार वर्षा होने के बाद सप्ताहों तक वर्षा रुक जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मानसून विक्षोभ कहा जाता है। पोस्टपोन हो जाती है वर्षा। और बताइएगा कपासी में किसको कहा जाता है? सफेद बादल जो होते हैं फूल गोभी के आकार के, उनको कपासी में कहा जाता है। बताइएगा तापमान एवं वर्षा जो होते हैं वो जलवायु के क्या हो जाएंगे? 2 महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे, तापमान एवं वर्षा जलवायु के। और बताइएगा कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको माना है? तापमान और वर्षा को ही माना है। कोपेन ने अपने जलवायु आधार को वर्गीकरण के आधार को किन तत्वों पे आधारित माना है? तापमान एवं वर्षा को माना है। किसको माना है? तापमान एवं वर्षा को माना है। बताइएगा जहां सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है उस जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, जहां सारा वर्ष औसतन मासिक तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा भारत में मानसून की लंबी अवधि के
पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एल नीनो का प्रयोग किया जाता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल नीनो का प्रयोग किया जाता है। और एल नीनो क्या हो जाएगा? एक जटिल मौसम तंत्र हो जाएगा जो हर 5 से 10 साल के बाद प्रकट होता है और इसके कारण जो है संसार में विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ एवं मौसम की चरम अवस्थाएं उत्पन्न होती है। बताइएगा अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बालक ईसा हो जाएगा। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? बालक ईसा हो जाएगा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बालक ईसा कहा जाता है। बताइएगा अल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कैसी स्थिति उत्पन्न करती है? अल नीनो यह गर्म स्थिति उत्पन्न करती है और ग्रीष्म काल के दौरान शुष्क परिस्थितियां और कम मानसून का कारण बनती है। बताइएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया। और गंगा के मैदानी क्षेत्र जो हो जाएंगे, इनका जलवायु कैसा प्रदर्शित किया गया है कोपेन के द्वारा? CWG हो जाएगा, जिसमें अपना बिहार भी आता है। CWG के द्वारा दर्शाया गया है। गंगा के मैदानी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। बताइएगा जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है, शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल S कहलाता है। शुष्कता अधिक हो तो मरुस्थल क्या हो जाएगा? W कहलाएगा। अर्ध शुष्क रहेगा तो S हो जाएगा, शुष्कता अधिक होगी तो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। बताइएगा जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, उसी वैसी जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? गर्म जलवायु कहा जाता है। जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वैसी जलवायु को क्या कहा जाता है? गर्म जलवायु कहा जाता है। बताइएगा जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वैसी जलवायु को कैसी जलवायु कहा जाता है? हिम जलवायु कहा जाता है। कैसी जलवायु कहा जाता है? हिम जलवायु कहा जाता है। बताइएगा मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। और बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8 वर्गों में विभाजित किया है। बताइएगा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रेट, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह कौन सी मृदा हो जाएगी? जलोढ़ मृदा हो जाएगी। इस मिट्टी में क्या होती है? पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी मृदा हो जाएगी? जलोढ़ मृदा ही हो जाएगी। और भारत में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। भारत में जलोढ़ मृदा की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जलोढ़ मृदा जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा उर्वरता के दृष्टिकोण से क्या मानी जाती है? काफी अच्छी मानी जाती है। बताइएगा किन मृदाओं का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है या काली मृदा का होता है? किन मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? यह काली मृदा का हो जाएगा। और बताइएगा काली मृदा जो है किस फसल के लिए उपयोगी हो जाएगी? कपास के लिए उपयोगी हो जाएगी। काली मृदा किसके लिए उपयोगी हो जाएगी? कपास के लिए उपयोगी हो जाएगी। कपास का जो फसल होता है उसके लिए कौन सी मृदा उपयोगी हो जाएगी? काली मृदा हो जाएगी। और बताइएगा काली मृदा में किन किन तत्वों की बहुलता होती है? या आयरन, चूना, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मृदा में किन किन तत्वों की बहुलता होती है? आयरन, चूना, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बताइएगा भारत में काली मिट्टी जो है वह किन किन राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक वगैरह इन सब राज्यों के क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। बताइएगा किस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है? यह लाल मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? लाल मृदा हो जाएगी। बताइएगा रेगूर मृदा किस मृदा का नाम है? काली मिट्टी का नाम हो जाएगा। रेगूर मृदा किस मृदा का नाम हो जाएगा? रेगूर मिट्टी का नाम हो जाएगा। काली मिट्टी का नाम रेगूर मृदा हो जाएगा। बताइएगा किस मिट्टी को में लाल रंग जो है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है? यह लाल मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? लाल मृदा हो जाएगी। और बताइए लाल मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाएगी। लाल मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाएगी। बताइएगा
लाल मृदा में किन किन तत्वों की कमी होती है? लाल मृदा में यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मृदा में किन किन तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और लाल मृदा में किन किन तत्वों की बहुलता होती है? यह सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मृदा में किन किन तत्वों की बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सिलिका और आयरन की हो जाएगी। तो साथियों, ज्योग्राफी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है, तो आप लोग भी कमेंट माध्यम से जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मौलिक अधिकार में संशोधन जो हुआ था वह कब, यह घटना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित घटना हुई थी। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन को रोक दिया था? यह अनुच्छेद 368 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अनुच्छेद 368 में निर्धारित किया था कि मूल अधिकारों में संशोधन को रोक लगा दी जाए। बताइएगा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रियाएं द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? यह 24वां संविधान संशोधन 1971 हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बताइएगा, 26वां संविधान संशोधन जो था वह किससे संबंधित हो जाएगा? प्रीवी पर्स से संबंधित हो जाएगा। जो विरासतों के जो शासक जो थे पूर्व में, उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना पेंशन दी जाती थी, इसके द्वारा रोक लगा दिया गया। कब लगा दिया गया? 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत रोक लगा दिया गया था। और 1971 में भारत की प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी थी। और बताइएगा, 1977 से लेकर 1979 तक के मध्य भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। बताइएगा, किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पूर्ण अवलोकन कर सकता है? यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ हो जाएगा। और बताइएगा, आज तक के सभी विवादों में किस विवाद में सबसे अधिक संख्याओं के न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी? या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वाधिक न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। और यह कब हुआ था? 1967 73 हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 हो जाएगा। बताइएगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? या 16 में हो जाएगा। लोक नियोजन के अवसर की समानता किस में हो जाएगी? 16 में हो जाएगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। बताइएगा, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। बताइएगा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था। या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य की गई थी। क्या कहती है? निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई थी। बताइएगा, बलात्कार एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। बलात्कार एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कल कारखानों में जोखिम भरे कार्यों पे निषेध जो हो जाएगा वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताएगा, धार्मिक
धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। और बताइएगा किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 27 में हो जाएगा। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर में छूट किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 27 में उल्लेखित हो जाएगा। और बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में हो जाएगा? भाग 4 में हो जाएगा। और बताइएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किस में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। और बताइएगा वन एवं वन जीवों के संरक्षण से उल्लेख जो हो जाएगा वह कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। किस अनुच्छेद में हो जाएगा इसका उल्लेख? अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। हाँ, कृषि या वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसकी प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? या आयरलैंड देश के संविधान से मिली है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो विवरण है वह किस देश के संविधान से इसका सिद्धांत लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसका सिद्धांत लिया गया है। बताइएगा किस व्यक्ति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता एवं संविधान की एक नवीन विशेषता कहा है? यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता या संविधान की एक नवीन विशेषता किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? BR अम्बेडकर की यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्राथमिक रंग कौन कौन से है? लाल हरा नीला हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हो जाएंगे? लाल हरा नीला हो जाएगा। बताइएगा लाल प्लस नीला रंग को मिलाने पे कौन सा रंग प्राप्त होता है? यह मेजेंटा हो जाएगा। लाल और नीले रंग को मिश्रित करने पे कौन सा रंग प्राप्त होगा? मेजेंटा रंग हो जाएगा। और बताइए हरा और नीला रंग को मिलाने पे पीकॉक नीला हो जाएगा। हरा एवं नीला रंग को मिलाने पे कौन सा रंग प्राप्त होगा? पीकॉक नीला हो जाएगा। और बताइएगा लाल एवं हरे रंग को मिश्रित करने पे कौन सा रंग प्राप्त होगा? पीला रंग प्राप्त होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिश्रित करने पे कौन सा रंग प्राप्त होगा? सफेद रंग प्राप्त होगा। प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग को मिश्रित करने पे कौन सा रंग प्राप्त होगा? सफेद रंग प्राप्त होगा। श्याम जो होता है काला हो जाता है। श्वेत बोले, हाँ श्वेत हो जाएगा सफेद। बताइएगा रंगीन फोटोग्राफी की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। रंगीन फोटोग्राफी की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। बताइएगा लाल रंग का कागज जो है वो हरे रंग में कैसा दिखाई, हरे किरण से कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। लाल रंग का कागज हरे किरण में कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। बताइएगा पीले रंग का कागज जो है वो हरे प्रकाश में कैसा दिखाई पड़ेगा? काला ही दिखाई पड़ेगा। और बताइएगा हरे रंग का कागज जो है वह लाल किरण में कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हरे रंग का कागज जो है वह नीली किरण में कैसा दिखाई पड़ेगा? काला ही दिखाई पड़ेगा। बताइएगा प्रकाश तरंगों के किस सिद्धांत का प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत? यह व्यतिकरण हो जाएगा। कौन सा? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की क्या करता है? पुष्टि करता है। और ये प्रकाश के व्यतिकरण की प्रयोगात्मक रूप से किस व्यक्ति के द्वारा दर्शाया गया था? या थॉमस यंग के द्वारा दर्शाया गया था। किसके द्वारा दर्शाया गया था? थॉमस यंग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया गया था। बताइएगा पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना जो हो जाएगा या किस घटना का उदाहरण हो जाएगा? व्यतिकरण घटना का उदाहरण हो जाएगा। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यतिकरण का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में चमकना किस परिघटना का कारण हो जाएगा? व्यतिकरण का हो जाएगा। और साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण ही हो पाता है। बताइएगा ध्वनि का ध्रुवण होता है? नहीं होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है? होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर हो जाएगी। कितनी होनी? इको साउंड प्राप्त करने के लिए ध्वनि के लिए परिगमन की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर हो जाएगी। बताइएगा माध्यम से जिस बिंदु पर दो तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और इस घटना को कौन सा व्यतिकरण कहा जाता है? संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। बताइएगा
दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में कौन सी घटना नहीं पाई जाती है? व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। जो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में कौन सी घटना नहीं पाई जाती है? व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। बताइएगा, होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकना किसका कारण हो जाएगा? ध्रुवण का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? ध्रुवण का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा, हेडलाइट का उपयोग किया जाता है वाहनों में किन प्रकार के हेडलाइटों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है? या पोलराइड हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है। किस हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है? पोलराइड हेडलाइट का प्रयोग करके चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है। और यह किस घटना पे आधारित होती है? यह भी ध्रुवण की घटना पे आधारित होती है। बताइएगा, कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश की तरंगों में होती है क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है यह घटना नहीं होती है? यह ध्रुवण ही हो जाएगी। कौन सी घटना हो जाएगी? ध्रुवण ही हो जाएगी। और बताइएगा, ध्वनि जो है वह कैसी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। और प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ। और ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। बताइएगा, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव जो है केवल किन के कारण होता है? विद्युत वेक्टरों के कारण होता है। किसके कारण होता है? विद्युत वेक्टरों के कारण प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव होता है। बताइएगा, आंख के बाहर एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई रहती है एक परत, इसको क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल कहा जाता है। आंख के बाहर एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली के ढकी रहती है, इसको क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल कहा जाता है। और बताइएगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है? रेटिना पर निर्मित होता है। दृष्टिपटल पे ना होना चाहिए, दृष्टिपटल पे होगा मास्टर। हाँ, रेटिना। बताइएगा, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। और मानव नेत्र के रंगों के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? आइरिस उत्तरदायी होता है। और मानव शरीर के कौन कौन से अंगों में ऑक्सीजन के द्वारा परिसंचरण नहीं होता है? आंख एवं नाखून में। आंख एवं नाखून में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण नहीं होता है। तो साथियों, फिजिक्स के माध्यम से लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट सीरीज के माध्यम से विविध प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन हो जाएंगी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगी। बताइएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। और बताइएगा, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही हो जाएंगी। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। और बताइए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। और आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हो जाएंगी। और बताइएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में किस व्यक्ति को पराजित किया गया था? यशवंत सिन्हा को पराजित किया गया था। किनको पराजित किया गया था? यशवंत सिन्हा को पराजित किया गया था। बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना भाग मत प्राप्त करने पर जमानत जब्त नहीं होती है? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 मत जो प्राप्त करेगा उसका जमानत जब्त नहीं होगा। और जमानत राशि जो है वर्तमान में राष्ट्रपति के लिए कितनी हो जाएगी? राष्ट्रपति चुनाव के लिए या 15,000 हो जाएगी। और जमानत राशि जो है वह उम्मीदवार के द्वारा किस संगठन में जमा की जाती है या किस संस्था में जमा की जाती है? या RBI में जमा की जाती है। 15,000 की जो जमानत राशि होती है वह उम्मीदवार के द्वारा RBI में जमा की जाती है। और बताइएगा, 15,000 की जो धनराशि जमानत राशि जो होती है यह राष्ट्रपति उम्मीदवार के द्वारा निर्धारित जो की गई है, जो 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। इससे पूर्व यह धनराशि कितनी थी? जमानत राशि यह 2500 रुपए थी। कितनी थी? 2500 रुपए थी। और यह इसमें जो पहले पूर्व में, अभी वर्तमान में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक हो जाएंगे। यह पूर्व में कितनी थी? 10 प्रस्तावक एवं 10 अनुमोदक हो जाएंगे। और इसका परिवर्तन कब से कर दिया गया है? 1997 से। 1997 में 25,000 रुपया जमानत राशि, 10 प्रस्तावक एवं 10 अनुमोदक हो जाएंगे। और
और 2500 को परिवर्तित करके अब 1997 के पश्चात कितना कर दिया, 15,000 कर दिया। और 15,000 की जो जमानत राशि थी वो आरबीआई संगठन को जमा करता है उम्मीदवार। बताइएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, या इंदिरा गांधी हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी, या स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन हो जाएगी, स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगी। बताइएगा भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, मीरा कुमार हो जाएंगी। बताइएगा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी, या वायलेट अल्वा हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन हो जाएंगी, वायलेट अल्वा हो जाएंगी। और बताइएगा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन हो जाएंगी, नरगिस दत्त हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, नरगिस दत्त हो जाएंगी। बताइएगा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन महिला थी, यह वीएस रमा देवी हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगी, वीएस रमा देवी हो जाएंगे। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। और वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। बताइएगा यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष, यह रोज मिलियन बैथ्यू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, रोज मिलियन बैथ्यू हो जाएंगी। बताइएगा भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएंगी, रजिया सुल्तान हो जाएंगी। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएंगी, रजिया सुल्तान, और या किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री हो जाएंगी। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा की किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह श्रीमती सन्नो देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, श्रीमती सन्नो देवी। और यह हरियाणा की निर्मित हुई थी 1966-67 में। किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन निर्मित हुई थी, श्रीमती सन्नो देवी। यह हरियाणा की हुई थी 1966-67 में हुई थी। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन निर्मित हुई थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन निर्मित हुई थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएंगी। बताइएगा देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी हो जाएंगी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन हो जाएंगी, अन्ना चांडी हो जाएंगी। बताइएगा अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, नीरजा भनोट हो जाएगी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, नीरजा भनोट हो जाएंगी। बताइएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, आरती साहा हो जाएंगी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, आरती साहा हो जाएंगी। बताइएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हो जाएंगी। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1979 में दिया गया था। 80 में भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ था। मास्टर साहब थोड़ा आप कंसेस रहिए। बताइएगा एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, संतोष यादव हो जाएंगी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन हो जाएंगी, संतोष यादव हो जाएंगी। बताइएगा मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी भारतीय, या कुमारी रीता फारिया हो जाएंगी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, कुमारी रीता फारिया हो जाएंगी। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन हो जाएंगी। मिस वर्ल्ड बनने वाली कुमारी रीता फारिया हो जाएंगी और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हो जाएंगी। और बताइएगा मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई है, 1951 हो जाएगा। यूनिवर्स 52 है। मिस वर्ल्ड कब से प्रारंभ हुआ है, 1951 से। और मिस यूनिवर्स 1952 से प्रारंभ हुआ यह प्रतियोगिता। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। बताइएगा ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। बताइएगा प्रथम महिला मेयर कौन हो जाएंगी, तारा चेरियन हो जाएंगी। प्रथम महिला मेयर कौन हो जाएंगी, तारा चेरियन हो जाएंगी। और बताइएगा वर्तमान में बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी हो जाएगी, यह 19 हो जाएंगे। और बिहार में 38 जिले हो जाएंगे। बताइएगा सबसे पहले बिहार का कौन सा जगह था जो नगर निगम घोषित हुआ था, यह आरा हो जाएगा। कब हो जाएगा, यह अंग्रेज के शासनकाल में हो जाएगा। आरा जो है बिहार का पहला नगर निगम शहर हो जाएगा।
तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? मेजर यूरी गागरिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेजर यूरी गागरिन। और यह किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे? 1961 में गए थे। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कब गए थे? 1961 में हो जाएंगे और यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे। बताइएगा, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? यह लूना सेकेंड हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा यान हो जाएगा? लूना सेकेंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लूना सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। और नील आर्मस्ट्रांग जो थे वह किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे? अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। बताइएगा, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। 29 जुलाई 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा की स्थापना हुई थी। बताइएगा, भारत में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। भारत में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। बताइएगा, 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 जो है वह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? यह रूस के सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? यह सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बताइएगा, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितने समय का होता है? 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितने समय का होता है? 24 घंटे का होता है। बताइएगा, तियानवेन फर्स्ट जो है वह मंगल मिशन किस देश के संबंधित हो जाएगा? चीन से हो जाएगा। तियानवेन फर्स्ट किस देश का मंगल योजना हो जाएगी? यह चीन की हो जाएगी। बताइएगा, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? यह हासन कर्नाटक में हो जाएगी। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित हो जाएगी? हासन कर्नाटक में हो जाएगी। बताइएगा, वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण में कौन सा कूट नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, कूट नाम। बताइएगा, अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? या राकेश शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा हो जाएंगे। और यह अंतरिक्ष से क्या बोले थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताइएगा, पोखरण नाभिकीय परीक्षण सेकेंड जो था यह कब हुआ था? 1998 में हुआ था। प्रथम पोखरण नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। और सेकेंड कब हुआ था? 1998 में हुआ था। बताइएगा, नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? या बुध से संबंधित हो जाएगा। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? मैसेंजर या बुध ग्रह से संबंधित हो जाएगा। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और बुध का परिभ्रमण काल कितने समय का? 88 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का? 88 दिन है। 58 दिन है। 88 दिन ही है। 88 दिन ही है। हाँ, 88 दिन हो जाएगा। बताइएगा, नासा की जेट प्रणोदय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नासा की जेट प्रणोदय प्रयोगशाला कहाँ स्थित हो जाएगी? या कैलिफोर्निया में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कैलिफोर्निया में हो जाएगी। बताइएगा, गगनयान मिशन हेतु व्योममित्र नामक रोबोट जो है किस संगठन ने विकसित किया था? यह इसरो के द्वारा किया गया था। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और बताइएगा, रोस्कोसमोस जो है वह किस देश का अंतरिक्ष संगठन हो जाएगा? यह रूस का हो जाएगा। रोस्कोसमोस जो हो जाएगा वो किस देश का अंतरिक्ष संगठन हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। बताइएगा, MOM जो है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MOM का मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। MOM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। MOM का पूर्ण रूप। बताइएगा, आर्टेमिस मिशन किस खगोल पिंड के अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा?
आर्टेमिस मिशन किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा? यह चंद्रमा के अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा। आर्टेमिस जो जाएगा वह किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा? यह चंद्रमा के अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? या कृषि क्षेत्र कम हो जाता है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? या कृषि क्षेत्र का अंश जो होता है वो कम हो जाता है। बताइएगा, 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किस उत्पाद का है? यह रिफाइनरी उत्पादन का हो जाएगा। 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का हो जाएगा? रिफाइनरी उत्पादन का हो जाएगा। बताइएगा, औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? यह 6 हो जाएंगे। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? यह 6 हो जाएंगे। कोयला, इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण हो जाएगा। और बताइएगा, तलाक एवं विवाह जो होता है वह किस सूची का विषय हो जाएगा? यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। और हाईवे जो हो जाएगा वह किस सूची का विषय हो जाएगा? यह संघ सूची का विषय हो जाएगा। और बताइएगा, बिजली किस सूची का विषय हो जाएगा? यह भी संघ सूची का विषय हो जाएगा। बिजली किस सूची का विषय हो जाएगा? संघ सूची का हो जाएगा। और बताइएगा, पुलिस सेवा किस सूची का विषय हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा उद्योग हो जाएगा? यह हथकरघा उद्योग हो जाएगा। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा उद्योग हो जाएगा? हथकरघा उद्योग हो जाएगा। बताइएगा, कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? उस पूंजी को क्या कहा जाता है? अभिदत्त पूंजी कहा जाता है। कंपनी के द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? उस पूंजी को क्या कहा जाता है? अभिदत्त पूंजी कहा जाता है। बताइएगा, निजीकरण से क्या आशय होता है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण हो जाएगा। निजीकरण से क्या आशय हो जाएगा? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण निजी क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? यह शेर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और मेक इन इंडिया योजना कब आई थी? 2014 अक्टूबर 14 में आया था। हाँ, अक्टूबर 2014 में आया था मेक इन इंडिया। बताइएगा, 22 सितंबर 2014 भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह किस राज्य में होता है? यह गुजरात में हो जाएगा। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में होता है। और बताइएगा, कौन सा उद्योग जो हो जाएगा सर्वाधिक कार्य प्रदान करता है? या कपड़ा उद्योग हो जाएगा। सर्वाधिक मजदूरी या कार्य जो होता है वह कपड़ा उद्योग के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। बताइएगा, भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? उद्योग अधिनियम 1951 हो जाएगा। उद्योग अधिनियम 1951 के तहत उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था। बताइएगा, स्वतंत्रता पूर्व जो है कुल्टी में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। यह कुल्टी जो है वह किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? या पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कुल्टी कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइएगा, साक्ची जो था वह किस राज्य में अवस्थित था? या झारखंड में हो जाएगा। यह इसकी स्थापना उस समय बिहार में था, अभी वर्तमान में झारखंड में हो जाएगा। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी साक्ची की? 1907 में हुई थी साक्ची की स्थापना। बताइएगा, हीरापुर की जो स्थापना वह कब हुई थी? 1908 में। और हीरापुर लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और बताइएगा, बर्नपुर किस राज्य में हो जाएगा? यह भी पश्चिम बंगाल में भी बर्नपुर हो जाएगा। और बताइएगा, भद्रावती किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। और भद्रावती की स्थापना कब हुई थी? 1823 में हुई थी। भद्रावती की स्थापना कब हुई थी? 1823 में भद्रावती लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में अवस्थित हो जाएगा। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन रेलवे स्पेशल स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? यह रुबिडियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रुबिडियम जो हो जाएगा 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व हो जाएगा। बताइएगा, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। ध्रुवों पे क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। बताइएगा, कौन सा रासायनिक यौगिक है
जिसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 हो जाएगा, यह सोडियम सल्फेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोडियम सल्फेट हो जाएगा। बताइएगा टैल्क खनिज जो है वह कैसी प्रकृति का होता है? यह नरम होता है। टैल्क खनिज जो होता है वह कैसी प्रकृति का होता है? नरम होता है। बताइएगा हड्डी कैसा उत्तक हो जाएगा? संयोजी उत्तक हो जाएगा। और रक्त कैसा उत्तक हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। और रक्त में प्लाज्मा जो होता है कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? 90% जल होता है और 90% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 55% जल में 55% रक्त में जो होता है ना प्लाज्मा उपलब्ध होता है और 45% अन्य रक्त कणिकाएं होती है। बताइएगा पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। बताइएगा कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। और कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति ही कहा जाता है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है? ऊर्जा कहा जाता है। और बताइएगा किलोवाट घंटा जो हो जाएगा वह किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। बताइएगा 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट हो जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? हेनरी मोजले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और कब की गई थी? 1913 में की गई थी। और डॉबराइनर ने त्रिक नियम कब दिया था? 1817। मास्टर साहब 1817 में डॉबराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। बताइएगा विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का किया जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक हो जाएगा। टंगस्टन की प्रवृत्ति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक हो जाएगा। और बताएगा विद्युत फ्यूज की प्रवृत्ति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक हो जाएगा। विद्युत फ्यूज की प्रवृत्ति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। बताइएगा किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा का संयोजन जो हो जाएगा वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी भी मशीन की दक्षता जो होती है वो कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 100% फुल नहीं हो सकती है। 100%, 100 से कम हो जाएगी। हाँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। तो आप लोग भी सब फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। बताइएगा उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा सोने का संकेत क्या होता है? Au हो जाएगा। सोने का संकेत क्या हो जाएगा? Au। और इसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम हो जाएगा। और बताइएगा सिल्वर का सूत्र क्या? Ag हो जाएगा। सिल्वर का सूत्र क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा। बताइएगा ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वह क्या होता है? अधिकतम होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम होता है। इसीलिए वो जकड़ के रखता है एक दूसरे को। बताइएगा थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी धातु होती है? पारा होती है। और कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिए भैया। बताइएगा क्विक सिल्वर किसको कहा गया है? पारा को कहा गया है। क्विक सिल्वर किसको कहा गया है? पारा को कहा गया। बताइए जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है नहीं होती है? नहीं होती है। और जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा वह किन किन तत्वों का सम्मिश्रण हो जाएगा? कॉपर जिंक निकेल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जर्मन सिल्वर सम्मिश्रण? कॉपर जिंक और निकेल का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा परमाणु का नाभिक मॉडल जो है वह पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। परमाणु का नाभिक मॉडल किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा हम जो आहार ग्रहण करते हैं वह हमारी ग्रासिका एवं ग्रसनली के द्वारा अन्य अंगों में कैसे पहुंचती है? यह क्रमाकुंचन के माध्यम से पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? क्रमाकुंचन के माध्यम से। बताइएगा सरसों के फूल की प्रकृति कैसी होती है? उभयलिंगी हो जाएगी। सरसों के फूल की प्रकृति कैसी होती है? उभयलिंगी हो जाएगा। और पादप के जीवन काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? पुष्प ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुष्प ही हो जाएगा। बताइएगा
पश्चदर्शी दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्चदर्शी दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग। वही ना बोल रहे हैं, रियर व्यू मिरर जो बोलते हैं उसी का हिंदी बोल दी है। तो साथियों, स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस दिया गया था बायो के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा भाग हो जाएगा? पुष्पासन हो जाएगा। और बताइएगा, पपीता एवं आम का मध्य फल भित्ति हो जाएगा। पपीता एवं आम का खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? मध्य फल भित्ति हो जाएगा। बताइएगा, गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूण कोश हो जाएगा एवं भ्रूण हो जाएगा। और केला का मध्य एवं अंतः फल भित्ति हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? केला का मध्य एवं अंतः फल भित्ति हो जाएगा। बताइएगा, नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? भ्रूण कोश हो जाएगा। और नारियल के ऊपर जो कठोरता होती है वह किस ऊतक के कारण होती है? स्क्लेरेंकाइमा के कारण होती है। और पादप के तनों में लचीलापन जो होता है वह किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण उपलब्ध होती है। लचीलापन पादपों में किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण उपलब्ध होता है। बताइएगा, हल्दी एवं अदरक जो है वह किसका स्वरूप हो जाएंगे? किस तरह का? प्रकंद का हो जाएंगे। हल्दी एवं अदरक किस तरह का प्ररूप हो जाएंगे? प्रकंद का हो जाएंगे। बताइएगा, आलू किस तरह का रूप हो जाएगा? कंद का हो जाएगा। आलू किसका हो जाएगा? कंद का हो जाएगा। और बताइएगा, अरबी किसका हो जाएगा स्वरूप? किस तरह का? घन कंद का हो जाएगा। अरबी किस तरह का स्वरूप हो जाएगा? घन कंद का हो जाएगा। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए पादप में कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं? पत्तियां होती है। कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं? पत्तियां होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइएगा, पादप जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्मित करते हैं? या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं। बताइएगा, एलोवेरा एवं नागफनी की पत्तियों में किसके रूप में परिवर्तित होकर स्वयं की रक्षा करती है? या कांटे के रूप में परिवर्तित होकर स्वयं की रक्षा करती है। बताइएगा, पत्तियां जो होती है वह किस अभिक्रिया को नियंत्रित करती है? यह वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। पत्तियां किसको नियंत्रित करती है? वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। बताइएगा, कायिक प्रवर्धन जो होता है इसके माध्यम से किन किन पौधों में विकास किया जाता है? गन्ना एवं गुलाब हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? गन्ना एवं गुलाब हो जाएगा। बताइएगा, सहतूत जो फल होता है इसके खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? रसीले परिंदल पुंज हो जाएंगे। सहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? रसीले परिंदल पुंज हो जाएंगे। बताइएगा, अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? परिदल पुंज हो जाएगा। अनानास के खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? परिदल पुंज हो जाएगा। बताइएगा, नारंगी का खाने योग्य भाग कौन सा? जूसी हेयर हो जाएगा। बताइएगा, पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं होता है? किस पादप का जो संग्रह अंग तना नहीं होता है? या शकरकंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शकरकंद हो जाएगा। तो साथियों, दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो बायो साइंस के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य किरण पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबे की खोज की गई थी। मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबे की। और सर्वप्रथम प्रयोग में भी कौन सी धातु लाई गई थी? तांबा ही लाया गया था। और ताम्र पाषाण काल जो था इसको कौन सा काल कहा गया है? चालकोलिक काल कहा गया। क्या कहा गया? चालकोलिक काल कहा गया है। बताइएगा, चित्रित पांडुलिपियां ताड़पत्र पर बनाई जाती थी। इसके श्रेष्ठतम उदाहरण कौन से हो जाएंगे? अष्ट सहसरिका हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अष्ट सहसरिका जो हो जाएगी वह चित्रित पांडुलिपि ताड़पत्र पर जो बनाई जाती थी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा, चित्रकला जो वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है, इसमें लगभग कितने से अधिक लघु चित्र बनाए गए हैं पांडुलिपि ताड़पत्र के? या 100 से अधिक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 से अधिक हो जाएंगे। बताइएगा, दीवारों पर धार्मिक एवं लौकिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। ऐसा प्रमाण जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? या सरायस्थल नालंदा से प्राप्त हुआ है। चित्रकला से संबंधित पालकालीन प्रशस्त मूर्ति जो हो जाएगी। बताइएगा, पाल काल में
तांत्रिक प्रभाव को किस माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा गया था? या चित्रकला के अवशेष से देखा गया था? किसके अवशेष से देखा गया था? चित्रकला के अवशेषों से यह देखा गया था। पाल चित्रों में यह तांत्रिक प्रभाव का स्पष्ट रूप दिखाता था। बताइएगा, पाल चित्रकला शैली का विकास जो है वह किन शासकों के कार्यकाल में हुआ था? किन पाल शासकों के कार्यकाल में हुआ था? या धर्मपाल, देवपाल एवं महेंद्रपाल के कार्यकाल में हुआ था? बताइएगा, पाल कार्यकाल में मृत मूर्तियां जो है वह सुंदर कलात्मक रूप में देखी जा सकती है। इसका प्रमाण किस महाविहार के अवशेषों से प्राप्त होता है? या विक्रमशिला महाविहार के अवशेषों से प्राप्त होता है। पाल काल में मृण मूर्तियां जो सुंदर और कलात्मक रूप से देखी जा सकती है, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त होता है। और बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा की गई थी। और गोपाल वंश का जो स्थापना था वह किस शासक के द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा, सेन वंश के शासन काल में कहां में सेन वंश की स्थापना थी? किन किन क्षेत्रों में थी? या बिहार एवं बंगाल में हो जाएगा। सेन वंश का जो शासन था वह किन किन क्षेत्रों में हो जाएगा? बिहार एवं बंगाल में हो जाएगा। और बताइएगा, सेन वंश के प्रख्यात शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? जयदेव हो जाएंगे। और जिन्होंने किस प्रख्यात पुस्तक की रचना की थी? गीत गोविंद की थी। किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी। और बताइएगा, सेन वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? लक्ष्मण सेन ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण सेन ही हो जाएंगे। तो साथियों, किरण पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है। बताइएगा, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बताइएगा, ओटीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओवर द टॉप हो जाएगा। ओटीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ओवर द टॉप हो जाएगा। बताइएगा, एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और एआई के जनकदाता कौन हो जाएंगे? यह जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी जो जाएंगे वो एआई के जन्मदाता हो जाएंगे। बताइएगा, सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। बताइएगा, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो जाएगा। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो जाएगा। बताए, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। बताएगा, एनडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो जाएगा। एनडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो जाएगा। और बताएगा, यूपीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हो जाएगा। यूपीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हो जाएगा। और एनडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो जाएगा। बताइएगा, पेटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेटा का पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स हो जाएगा। पेटा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स हो जाएगा। और पेटा का जो है अभी हाल फिलहाल में किस व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर बनाया, निर्मित किया गया है? रवीना टंडन को किया गया। किसको किया गया है? रवीना टंडन को। बताइएगा, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। बताइएगा, पीसीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोवेंसिकल सिविल सर्विस हो जाएगा। पीसीएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? प्रोवेंसिकल सिविल सर्विस हो जाएगा। प्रोवेंसिकल सिविल सर्विस हो जाएगा पीसीएस का फुल फॉर्म। तो साथियों, अब आगे की कड़ी में वन लाइनर स्पीडी का स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, मणिपुर की लिंथोई चाम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? क्या कांस्य पदक हो जाएगा? बताइएगा, 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? यह तुर्की में खोजा गया है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तुर्की में हो जाएगा। और तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा हो जाएगी। उसकी मुद्रा हो जाएगी लीरा।
बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह गोवा पणजी में प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा पणजी में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? यह कोलकाता हो जाएगा। जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन देश का लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? यह कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बालक सुरक्षा नीति शुरू की है? यह फिजी के द्वारा की गई है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? यह फिजी के द्वारा की गई है। बताइएगा मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया? किस महिला के द्वारा? यह श्रेयसी सिंह के द्वारा जीता गया। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? यह श्रेयसी सिंह के द्वारा जीता गया है। शेरी सिंह हो जाएंगे। बताइएगा भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? यह रूस के मध्य किया गया। भारत और रूस के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है? इंदिरा 2025 हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? यह तमिलनाडु हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। बताए जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। और बताए वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। और बताएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह भी 1986 में ही आया था। बताएगा क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। जस्सी भाई जैसा कोई नहीं। बताइएगा T20I में 100 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। बताइएगा किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? यह HDFC बैंक के द्वारा किया गया। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? यह HDFC बैंक के द्वारा किया गया। बताइएगा किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। बताइएगा भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? या कर्नाटक में बनाया जाएगा। किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। बताइएगा टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। बताइएगा वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। बताइएगा सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हो जाएंगी? स्मृति मंधाना हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? स्मृति मंधाना। और तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला हो जाएंगी, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट और 50-50 क्रिकेट में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन सा देश बन गया है? आर्मेनिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया है? आर्मेनिया हो जाएगा। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हो जाएगी। बताइएगा किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह मंगोलिया के द्वारा किया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह मंगोलिया के द्वारा किया गया है। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उलान बटेर हो जाएगी। बताइएगा किस राज्य ने 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति की शुरुआत की है? यह महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। बताइएगा ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? यह DBS बैंक को। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक को घोषित किया गया। और बताइएगा भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? यह अमेरिका USA अर्थात अमेरिका के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? यह USA अमेरिका के द्वारा। बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे प्राप्त हो गया है? यह भारत अहमदाबाद को प्राप्त हो गया। गुजरात अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। और बताइएगा
2028 का जो ओलंपिक होगा वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 2028 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और बताएगा 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। बताइएगा डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घट गई है? या 25% हो जाएगी। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घट गई है? 25%। और बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे है? सिंगापुर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 85वां हो जाएगा। बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 131 हो जाएगा। और यह ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वह कौन जारी करता है? यूएनईपी अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, फोरम नीति के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय फोरम नीति के द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा यूएनईपी ना भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है वह किस संगठन के द्वारा प्राप्त किया गया है? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट या अडानी ग्रुप के द्वारा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा प्राप्त किया गया? अडानी ग्रुप के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का? चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल के इस वीडियो में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का जो लिंक है वो उपलब्ध है। उससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से लेते हैं आप लोगों से विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।